जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज को शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है और इसी तरीके से लगातार हम भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे लास्ट टॉपिक तक हम इस सीरीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब इकोनॉमी का पहला वीडियो है तो सबसे पहले तो इकोनॉमी का परिचय होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले देखेंगे कि इकोनॉमी में है ना, इकोनॉमी का परिचय देखेंगे, इकोनॉमी क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे। बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और चाहे कोई भी, चाहे वो यूपीएससी करे, पीएससी करे, एसएससी करे, सीजीएल करे, रेलवे, जो जिस चीज़ का भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैं पूरा गारंटी दे सकता हूँ अपने कंटेंट पे कि आप एक बार पूरे को समझिए, उसके बाद आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप कीजिए। पूरा कॉन्फिडेंट है, बस आप लास्ट तक देखिएगा और ख़ुद कमेंट करके बताइएगा कि सच में ऐसा कंटेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अर्थव्यवस्था का जो सामान्य परिचय है, इस वीडियो के अंतर्गत आपको लास्ट तक क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसका एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं देखेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र के प्रकार देखेंगे। अर्थशास्त्र के प्रकार को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि उत्पादन के आधार पर, अवस्था के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर। ये पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा, है ना। एक बार आपसे कोई पूछ दे कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है ना, तो आपको इतनी चीज़ें जब आप बता देंगे तो अगला आदमी भी खुश हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और फिर उत्पादन के कारक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं। तो ये कंप्लीट वीडियो हो गया। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम रखे हुए हैं। एक बात और है कि आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी, रेलवे, जो चाहे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बेसिक हर जगह पे काम आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, जितना भी हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो बने, क्योंकि ये क्या है, टेस्ट नहीं है कि फटाफट फटाफट आगे बढ़ गए। और मैं जब समझाने में बैठ जाता हूँ तो मैं खुद को भी भूल जाता हूँ, है ना। तो आपको यदि सच में आपका गोल है और आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप परफेक्टली तरीके से आप इसको देखिए, थोड़ा सा धैर्य बना करके देखिए, समझिए। आपको अगर लगता है कि इससे नोट्स बना सकते हैं तो आप नोट्स बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर। ठीक है, तो ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से कोई ऐसा जो मूवी है अचानक से बीच से चालू होता है, इस टाइप से ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला था आपको कि मैं एक अर्थव्यवस्था का परिचय बताऊंगा, तो वैसे एक पुराने जमाने टाइप से चालू होगा, धीरे धीरे से परिचय बढ़ते हुए। तो ऐसा नहीं है, हम थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा एक लेवल थोड़ा सा अलग है, तो हम अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक यदि मैं पढ़ाऊँ तो मैं आपको दूसरे तरफ भी हिंट करूँगा। ठीक है, और आप दूसरे टॉपिक को भी एक ही टॉपिक से समझ जाएंगे। मैं अभी क्या करता कि एक अलग से स्लाइड बनाता और फिर उसमें बताता कि अर्थव्यवस्था क्या है ना, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, फिर मैं अर्थशास्त्र में अंतर बताता। तो ये सब नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको यहीं पे हर चीजें मिल जाएंगी। ऐसा तरीके से आपको पढ़ना है। मैं आपको स्टडी करने का एक तरीके से तरीका भी बता रहा हूँ कि आप स्मार्ट स्टडी और अच्छे से स्टडी कैसे करेंगे। आपको कंटेंट कम रहेगा, आपकी तैयारी ज़्यादा होगी। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगा। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे कि देखिए, आपको मैं नहीं बताया हूँ कि अर्थशास्त्र क्या है, लेकिन आपको यहाँ पे कंटेंट मिल गया है।
आपको यदि कोई पूछे या आपको बताना है, आपको जानना है अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, तो आप इतने को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थशास्त्र ये है। अर्थव्यवस्था, इसको पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था क्या है आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों को पढ़ लीजिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस चीज को कवर करके चल रहा हूँ, आगे भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अर्थशास्त्र में क्या है, सबसे पहले अर्थ यानी कि मनी, पैसा, संसाधन, जो कि आर्थिक गतिविधियों को चलाने में मदद करे। तो ऐसे संसाधन, ऐसे आर्थिक जो भी गतिविधियां हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो भी सिद्धांत है, नियम है, उनका हम अध्ययन करेंगे। बस इतना ही, इतना ही। छोटे से चीजों में आप एक चीज को पकड़ लीजिए कि अर्थशास्त्र, शास्त्र, अध्ययन, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें अध्ययन कर रहे हैं। और अच्छे से समझिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि देश के सभी अंतिम सदस्य, जितने भी देश में जो भी अपना, सबका अपना अपना एक इकोनॉमी है, तो इस इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समाज के सभी लोगों तक हमारे जो संसाधन हैं उनका लाभ पहुंचे। तो पहुंचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उनसे संबंधित नियम और सिद्धांतों का अध्ययन जो किया जाता है वो होता है अर्थशास्त्र। अब आइए अर्थव्यवस्था में। केवल हम बस इतने को आप ध्यान रखिए कि जो हम लोग अभी नियम पढ़े है ना, सिद्धांत जो भी बनाए, उनका जब हम व्यवहारिक रूप से उपयोग करने लग जाते हैं, उनका जब हम व्यवहारिक प्रयोग शुरू कर देते हैं, तब हम उनको कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखिए, और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन, है ना, उपलब्ध संसाधन जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उन सब का उपयोग करके, वो भी कैसे, एप्रोप्रिएट प्लानिंग के साथ, यानी कि परफेक्ट प्लानिंग करते हुए। और पैसा तो जान रहे हैं, है ना, मेन चीज है अपना इकोनॉमी का। तो उसको हम केंद्र में रख करके जब हम क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियों को इस तरीके से काम करते हैं कि हमारे देश के सभी नागरिकों को, है ना, सभी नागरिकों को आखिरी तक सभी को लाभ पहुंचे। तो जब हम इसमें इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिद्धांतों का एक अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उस पर। बस यही आपको मेन अंतर है, और इसमें बस इतना आपको समझने की जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया पूरा विश्वास के साथ। और सीरियसली अच्छे से कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि आपको सच में ये चीज समझ में आ गया। मुझे तो विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फुल कॉन्फिडेंस हूँ मैं। आप कितने कॉन्फिडेंस है समझने के लिए और पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है, उसको समझते हैं, है ना। अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं। अर्थशास्त्र की भी शाखाएं हैं, है ना। तो उनमें क्या क्या है इसको देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, दो शाखाएं हैं इसके, ठीक है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कई ऐसे शब्द हैं जिनको इंग्लिश में भी आपको देखना पड़ेगा, इसलिए मैं इंग्लिश में भी रखा हूँ, ठीक है। इसमें भी देखिए डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डायरेक्ट मैं अंतर रखा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद फिर हम अंतर करेंगे। साथ ही साथ एक काम नहीं, एक साथ दो काम होगा, है ना। आप अंतर भी कर लेंगे और साथ ही साथ दोनों को समझ भी जाएंगे कि क्या है। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो यानी कि छोटा, बस इतना ही समझ लीजिए। अब आर्थिक इकाई के अंतर्गत जितने भी जो छोटे छोटे पहलू हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, केवल एक एक मुद्दे समझ लीजिए, उन्हीं का हम उनसे संबंधित जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, हम उनको समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि एक व्यक्ति का कोई मुद्दा हो गया, है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड, या फिर
एक उपभोक्ता हो गया या एक फॉर्म हो गया, हम इससे रिलेटेड जो भी इनका अध्ययन करें, इनके आर्थिक मुद्दों को समझें, उनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। बस इतना ही बात है। ये अंतर अब देखिए कैसे हो जाएगा। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जितने भी मामले हों, जो भी हो, उन सभी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए रोजगार हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, बजट हो गया, आदि हर एक चीज़ें, सारी चीज़ों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो माइक्रो यानी छोटी छोटी इकाइयों का, केवल एक एक टॉपिक को हम इसमें समझते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जबकि अर्थव्यवस्था क्या है, पूरा हर एक चीज़ इसमें हम समझते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी आर्थिक मुद्दे हैं सभी, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं हैं, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो, और दोनों में क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया और दोनों का एक परिचय भी समझ में आ गया। चलिए अगला वीडियो देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था को भी हम इसमें के प्रकार को हम 3 तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उत्पादन के आधार पे, अवस्था के आधार पे, अंतर संबंधों के आधार पे ये डिफरेंस कैसे किया गया होगा। आप पहले ऐसे सोचिए, आप क्या है, हमारे देश को जोड़ करके ही कोई भी चीज़, कोई भी अर्थव्यवस्था बनती है, ठीक है। कोई भी ऐसा देश है, उसके साथ जो भी इकोनॉमी जुड़ता है, फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था बनती है। तो अब अलग अलग देश हैं, सभी के उत्पादन करने की क्षमता, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस अलग अलग तरीके से हैं, उनका उत्पादन का तरीका अलग है ना। तो इसलिए उत्पादन के आधार पर एक अर्थव्यवस्था को बांट दिया गया, ठीक है। दूसरा, सभी देश अलग अलग तरीके से हैं, इसलिए उनकी स्थिति भी अलग अलग है ना। तो इसलिए क्या किया गया, उनकी स्थिति के आधार पे भी अर्थव्यवस्था को बांट दिया गया। अंतर संबंध, कोई देश किस तरीके से अगले देश के साथ व्यापार कर रहा है, उसका संबंध कैसा है, उसके आधार पे भी अर्थव्यवस्था को बांट दिया गया है। तो ये 3 प्रकार हैं, इन तीनों को हम और भी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। चलिए देखिए, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शंस। सबसे पहले कैपिटल इकोनॉमी है ना, इसके अंतर्गत है ये, ठीक है। उत्पादन के आधार पर हम इसको फिर से 3 भागों में विभाजित किए हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से आप समझेंगे। आपसे कोई पूछता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, देखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, आपसे पूछे कि कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लक्षण क्या है, आपको केवल इस 4 टॉपिक में आप हर चीज़ को समझा देंगे। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण, जैसे कि क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जो कैपिटल इकोनॉमी जिस देश में भी चलता, वहाँ क्या चलता है, कैसे रहता है, वहाँ निजी स्वामित्व होता है, यानी कि पब्लिक का जो भी ऑनरशिप है वो हमेशा उन्हीं के पास रहता है। गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव या दबाव नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा, प्रतियोगिता पर बल, कंपटीशन पे ज़्यादा बल होता है, कौन कैसे किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, बढ़े, ऐसा जैसा, है ना। और भांग हो गया है ये मांग व आपूर्ति, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। और मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब बाजार की शक्तियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। पूंजीवादी टाइप की जो अर्थव्यवस्था होती है, उसमें पूंजी ही काम करता है, सबसे मेन आपको ये ध्यान रखना है। तो सभी चीज़ें क्या होगा, पूंजी ही नियंत्रित करेंगी, जैसे कि बाजार। अब बाजार की शक्तियाँ कैसे और डिमांड कैसे इसको पूरा इसका ज़्यादा प्रभाव है। देखिए, जैसे कि
बाज़ार में कोई वस्तु का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगा उसका, उसकी मार्केटिंग बढ़ जाएंगी और उस पर केवल बाज़ार का ही नियंत्रण रहेगा। जब बाज़ार में उसकी मांग कम हो जाएगी तब वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई भी कम हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट काम नहीं करेगा बीच में आकर के, ठीक है, मतलब करता है गवर्नमेंट, काम करता है, लेकिन ज़्यादातर प्रभाव किसकी रहेगी, मार्केट की रहेगी, मांग एंड डिमांड एंड सप्लाई की रहेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आते हैं, अब दूसरे को मैं जब है ना, दूसरे को मैं डिफरेंस करूँगा समाजवादी को तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समाजवादी टाइप की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वे कैसी होती हैं, देखिए, अब केवल आप इन 4 टॉपिक को लेकर के आप सभी को समझेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप सभी को समझें ही, सभी को आपको रटना ही, ऐसा नहीं है, बस आप इसको समझ गए, आप दूसरे को अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, समाजवादी है, समाज मतलब समाज इसमें केंद्र में रहे, देखिए उसमें अर्थ को भी समझिएगा, पूंजीवादी, पूंजीवादी मतलब पूंजी सब चीज़ है, यहाँ पे समाज सब चीज़ है, ऐसा है, ठीक है। तो समाज सब कुछ है, यानी कि क्या होगा, समाज का जो बड़ा नेता रहेगा, जो भी है ना, जैसे कि सरकार, ये क्या करेगी, ये निजी स्वामित्व में नहीं रहने देगी। क्यों, क्योंकि समाजवादी हैं, इनको सभी समाज को एक साथ ले करके चलना है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगी, समाज जो है, जो जो समाज को बेहतर करने के लिए सरकार उसमें बीच में आएगी। यहाँ पे निजी नहीं चलेगा, यहाँ पे सरकार का चलेगा, ठीक है। तो इसलिए संसाधनों पर क्या होगा, सरकार का स्वामित्व रहेगा। यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहेगा। कंपटीशन क्यों नहीं रहेगा, आप समझ गए, यहाँ पे सरकार आ गई है और समाज भी आ गया है, तो क्या करेंगे, सभी को मिल बांट के चलना है, ऐसा 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 टाइप से चलेंगे। अब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो लोग एक तरीके से, हर एक आदमी को एक जैसा लाभ नहीं मिल पाएगा। कंपटीशन रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम प्रभावी रहेगा, ठीक है। फिर आएगा योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण। समाजवादी है, सरकार बीच में है, तो क्या कर रही है, जितने भी जिनको आवश्यकता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी। तो इसका यही अर्थ है, ठीक है। फिर देखिए, उत्पादन एवं मूल्य पर सरकार का नियंत्रण। मैं आपको, ये पीछे जाइए, यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या है, बाजार की शक्तियाँ नियंत्रित करती है, ठीक है। पूरा बाजार के ऊपर चलेगा, किसी चीज़ का डिमांड बढ़ गया तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सरकार बीच में आ जाता है। जैसे ही मार्केट में कोई वस्तु का मांग बढ़ गया तो सरकार इसमें बीच में आएगी और वो क्या करेगी, नहीं इसका उत्पादन कम करो, या इसका मूल्य बढ़ गया तो बोलेगी नहीं मूल्य को इसका कम करो। तो ये सरकार के नियंत्रण में चलेगा, कोई भी चीज़ अपने आप ऐसे नहीं हो सकता जैसे कि पूंजीवादी में हो रहा है। तो बस ये दोनों में अंतर है। अब तीसरे में आइए, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, बस मिक्स होकर के ये बना है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें हम ये हमारी पहचान है, ठीक है, इंडिया वालों की, मिक्स्ड इकोनॉमी, सब आगे बढ़ेंगे, ऐसा टाइप का है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें सरकार भी थोड़ा सा काम करेगी, थोड़ा सा निजी लोग भी काम करेंगे, प्राइवेट ओनरशिप भी रहेगा इसमें, तो दोनों मिलकर काम करेंगे बोलते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा समाजवादी टाइप का भी है ना। इसमें क्या है कि बाजार भी काम करेगा, गैर बाजार भी काम करेगा, दोनों चलेंगे, कल्याणकारी भावना रहेगी, है ना। यानी कि क्या रहेगी, ऐसा ये समाजवादी, ये जो है ना, योग्यता अनुसार भी इसमें क्या करेगी, जिसको जिसको ज़रूरत है ना, वो उसको लाभ पहुंचाना है, तो वो भी इसमें काम करेगी, प्लस मार्केट भी अपने अनुसार बढ़ेगा। और एक एग्जांपल, जैसे पूरा जो हम लोग रोज़ जो दैनिक जीवन में देखते हैं उसको भी मैं बताता हूँ। जैसे कि पीडीएस, ये क्या बोलते हैं उसको, कोटा बोलते हैं,
को देखिएगा आप, लिखा रहेगा, शुद्ध हिंदी में लिखा रहेगा कि शायद उचित मूल्य क्या दुकान, ऐसे करके लिखा रहेगा, है ना। और उसमें क्या होता है, जितने भी हम अपने अपने जो भी कार्ड रखे रहते हैं उस हिसाब से राशन कम दाम में मिलता है। ये भी इसी रूल्स के थ्रू है, ठीक है। जो ऐसे लोग जो अपने संसाधनों को परफेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं या उनके अंदर ये योग्यता नहीं है, उनके लिए ये बनाया गया ताकि उनको भी लाभ पहुँचे, वे भी आगे बढ़ सकें। तो हम लोग को क्या है, 1 रुपये 2 रुपये में चावल गेहूँ इस टाइप से जो मिल जाता है, वो इसी के रूल्स पे चलते हैं। सब्सिडी मिलता है, ये भी इसी के रूल्स पे, हालांकि उसके और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन हम अभी मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि अब क्या है, बाज़ार में देखिएगा आप ये भी देखे होंगे कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, जैसे कि चावल धान का मूल्य तो बढ़ गया है, ठीक है। तो क्या करता है सरकार, उसको कम नहीं करता, उसको दबाता नहीं है, उसको क्या करता है, सरकार खुद खरीद लेता है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। सरकार उसको खुद खरीद लेती है, फिर 1 रुपये 2 रुपये में उसको अपना घाटा सह करके क्या करती है, जो वंचित लोग हैं, है ना, उनके पास उस लाभ को पहुंचाता है, क्योंकि वो लोग क्या है, खरीद नहीं सकते। तो इस तरीके से क्या हुआ, मार्केट भी चला, मार्केट का जो मूल्य वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो गरीब और जो वंचित हैं उनको भी उस संसाधन का लाभ मिल रहा है। तो ये अपना कंप्लीट समझ में आ गया आपको, सभी चीज़ें समझ में आ गई। कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो अब से आपको कभी भी कोई पूछे कि उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार में बांटेंगे और क्या क्या है इनके प्रकार, तो आप बता देंगे, है ना, कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और किसी एक चीज़ को आप जान रहे हैं तो आप बाकी 2 चीज़ों को आपको आप अपने है ना माइंड से आप सोच करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अवस्था है ना, यानी कि स्थिति, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस, किसकी स्थिति कैसी है, इस आधार पे भी हम इकोनॉमी को बांटे हैं। और ये सब व्यवहारिक है, ऊपर से जा रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें व्यवहारिक हैं, है ना। जैसे जैसे देश, जैसे कि कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ अपना इधर का यूएसए, जापान, जर्मनी, ये लोग का क्या स्थिति है, बहुत बेस्ट स्थिति है, तो इनको थोड़ा सा अलग तो करना पड़ेगा ना। वैसे विकासशील में देखिएगा कि भारत, है ना, मिस्र, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऐसे ये लोग क्या हैं, ये लोग थोड़ा सा कोशिश में लगे हुए हैं, इस टाइप के हैं। जो एकदम पिछड़े टाइप के हैं, सूडान, इथोपिया, तंजानिया, इस टाइप के जो देश हैं, तो इनकी स्थिति को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए इनकी स्थिति के आधार पे भी हम पढ़ते हैं, ताकि और अच्छे से समझ सके किसी के भी इकोनॉमी को। तो चलिए देखते हैं, इसमें समझते हैं इसको, ठीक है। स्थिति के आधार पर 3 भागों में इसको भी विभाजित किया गया है। सबसे पहले है डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और लास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे भी समझिएगा ना, इसको कैसे समझना है। ये जो इतना सारे बातें मैं इसमें ये विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में मैं नहीं लिखा हूँ, मैं चाहता तो और भी नहीं लिखता, पता है, एक ही टॉपिक में आपको सब समझा देता। लेकिन पहले आप, ये पहला वीडियो है तो आप पहले ये समझेंगे कि मेरा पढ़ाने का क्या टेक्निक है ना। हम स्मार्ट स्टडी ही करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें शब्द कम रहेंगे, जानकारी ज़्यादा रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक बताता हूँ कि इन तीनों को हम कैसे याद भी रखेंगे। जैसे कि अभी कई लोग ऐसे हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं या उनका लक्ष्य नहीं है, ठीक है, वो चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं या कुछ भी कर रहे हैं जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं। ये लोग क्या हो गए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले, ठीक है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, हम जैसे लोग
जो कि थोड़ा सा मेहनत करके टाइम दे करके अपना एक गोल बनाए हैं और उस पर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से वो लोग अपने काम में लगे हुए हैं, उनको हम कहेंगे विकासशील। विकासशील है ना, यानी कि क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अब हमारे में से ही कोई एकदम और भी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ फुल मेहनत करते हुए वो और आगे बढ़ जाए और जो भी उसका लक्ष्य है वो यदि प्राप्त कर ले, तो वो क्या हो गया, विकसित अर्थव्यवस्था। तो देख लो कितने लोगों को विकसित अर्थव्यवस्था में आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों को डिफरेंस कर देते हैं। ठीक, अब सबसे पहले मैं ये समझा रहा हूँ कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। मैं नहीं समझा रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या हैं, विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, ये तीनों चीज़ें आपको एक ही चीज़ में समझ में आ जाएगा। एक ही ये जो मैं अभी समझाऊंगा आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले विकसित इकोनॉमी में, डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या रहेगा, उच्च प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, विकसित मानव पूंजी। मानव पूंजी यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वहाँ के जो लोग रहेंगे वो लोग कैसे रहेंगे, फुल इंटेलिजेंट रहेंगे, उनके में फुल स्किल रहेगा, तो उसको हम लोग मानव पूंजी बोलते हैं। ठीक है, फिर विकसित उद्योग, आधुनिक आधारभूत ढांचा, उच्च उत्पादकता, शिक्षा दर है ना, उच्च उत्पादकता, शिक्षा दर, स्वास्थ्य का भी बेहतर स्थिति रहेगा। ठीक है, आधुनिक तकनीकें रहेंगी और कृषि पर निर्भरता कम रहेगा। अब वहाँ पे जैसे कि देखिए ये उच्च उत्पादकता, उनकी उत्पादकता उच्च रहेगी, ऐसी कैसे रहेगी, हमारे में आज भी इतना ऐसा हो जाने के बाद भी आज भी हम क्या करते हैं, वर्षा पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, आधारभूत ढांचा अच्छे से नहीं है। आधारभूत ढांचा क्या है, आधारभूत ढांचा का मतलब ये है कि हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके पीछे जो सपोर्ट लगता है, जो उसके मेन पिलर्स होते हैं, उनको हम आधारभूत ढांचा कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम क्या है, अभी भी वर्षा पे आधारित हैं, लेकिन इनको क्या है, ज़रूरत नहीं है। इनके पास ऐसे ऐसे संसाधन है जिससे इनकी उत्पादकता तुरंत बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये विकसित अर्थव्यवस्था के क्या हो गए, लक्षण हो गए। अब आपको कोई पूछता है कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखिए आप नहीं पढ़े हैं लेकिन आप इतने टॉपिक से उसको बता सकते हैं कि क्या है। जैसे कि ऐसी अर्थव्यवस्था है ना, विकसित अर्थव्यवस्था क्या है पूछे तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी उच्च प्रति व्यक्ति आय है ना, विकसित मानव पूंजी, विकसित उद्योग, आधुनिक आधारभूत ढांचा, उच्च उत्पादकता, शिक्षण स्वास्थ्य के बेहतर ढांचा, आधुनिक तकनीकें, कृषि पर निर्भरता कम हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गया। ऐसी ही विशेषताएं बतानी है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली है ना, इसमें चाहे आपको ऑप्शन आए, चाहे आपको लिखने के लिए बोले, चाहे आपको समझाने के लिए बोले, मतलब आप इतना समझदार बन जाएं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने एग्ज़ाम को लेकर के, जो आप काम कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मैं इसको अच्छे से समझा सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं विकासशील। मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल से समझाया था, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग हर चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। विकसित लोग क्या कर चुके, प्रयास करके आगे बढ़ चुके, हम सब प्रयास कर रहे हैं इसमें। तो आपको कुछ भी ऐसा बोला जाए तो सिर्फ इसमें आप ऐसे जोड़ देना कि एक प्रयत्नशील है, विकासशील है, ऐसा है ना। जैसे ये आधुनिक तकनीकें जैसे कि, या चाहे प्रति व्यक्ति है, उच्च प्रति व्यक्ति है तो इसमें मध्य प्रति व्यक्ति है ना, मानव पूंजी में विकासशील मानव पूंजी, ऐसा कुछ भी ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द हों जिनका लग रहा है कि हाँ विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा। अब आते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आप क्या करेंगे। अल्प विकसित है यानी कि जो पढ़ नहीं रहा है, जिसका ज़िंदगी है ना समझ में ही नहीं आ रहा है, लक्ष्य भी नहीं है, तो
देखिए इसमें शब्द आपको आएंगे, इसमें प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तर, है ना, और व्यापक गरीबी, पूंजी का अभाव, जितने दुख आपको याद आते हैं सब यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको बस यही करना है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। तो पूंजी का अभाव, कृषि पर निर्भरता, है ना, जनसंख्या वृद्धि, मानव पूंजी का कम विकास, औद्योगिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, सब रहेगा। ये जितने दुख हैं मैं बताया ना, यदि ये थोड़ा सा प्रयास करने लग जाते हैं तो फिर आप इससे टॉपिक बनाइए विकासशील, चाहे आप इससे भी बना सकते हैं ना, जैसे प्रति व्यक्ति आय का मध्य स्तर, है ना, ऐसे टाइप से, या व्यापक गरीबी में कम गरीबी, ऐसा कर सकते हैं। तो आपको समझना है पहले, फिर आप इन शब्दों से खेल सकते हैं, बस यही मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको एक साथ सब समझ में आ गया कि किसी का भी क्या है ये भी समझ में आ गया, और अंतर क्या है ये भी समझ में आ गया, इन सब के लक्षण क्या है, इन सब की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो इतना में ये सब चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अंतर संबंधों के आधार पे, है ना, किसी भी इकोनॉमी की किससे क्या संबंध है इसके आधार पे भी हमने इसको बांटा है। तो देखिए खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी, शब्द से ही समझ में आ जा रहा है। ऐसी अर्थव्यवस्था, बस आपको इतना ही जानना है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो स्वतंत्र रूप से वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सभी से आर्थिक सेवाएं, आर्थिक गतिविधियां, व्यापार, निवेश करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, वे खुली अर्थव्यवस्थाएं। बस इतना ही याद रखना है। जैसे कि देखिए खुली अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं, और वर्तमान में विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग खुली अर्थव्यवस्थाएं ही हैं। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था, इसको पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं, मतलब आप अगर अभी नोट्स भी बनाना चाहेंगे ना तो आपको मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ। आप कैसे सोचेंगे किसी चीज़ को, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिखें, दूसरे का केवल नाम लिख दीजिए, आप एक कट कर दीजिए ऐसे, है ना, बस उतने में आपका समझ में आ जाए। क्या करना है, आप खुली अर्थव्यवस्था को फिर एक बार पढ़ दीजिए ना। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, वे अर्थव्यवस्थाएं ऐसी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र न हो, बंद अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। बस इसी तरीके से आपको अगले का भी एक टॉपिक बना देना है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था क्या होता है और बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, क्या क्या क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, प्राइमरी सेक्टर्स, है ना, इसके अंतर्गत देखिए, अब यहाँ पे भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। इस टॉपिक में जितनी बातें हैं उनमें आप इनके लक्षण, विशेषताएं क्या है क्या नहीं है सब समझ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा आवाज़ में भी परिवर्तन आए क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर में भी थोड़ा प्रॉब्लम था और स्पीकर भी का भी चार्जिंग ख़त्म। लगभग तीसरा दिन है, केवल एक वीडियो को मैं बना रहा हूँ और पहली बार पूरे अंदर से, मतलब क्या बोलूँ मैं, अंदर से आत्मा हिल गया है मेरा। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। ये 8वां बार है पूरा फुल रिकॉर्ड वीडियो, पूरा फुल रिकॉर्ड करने के बाद भी वीडियो करप्ट हो जा रहा था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कैसे हो रहा है। मतलब अंदर से ना हिम्मत टूट गया है। नहीं पता कि ये वीडियो अभी आपके पास पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, है ना। इसलिए मैं बीच में वीडियो को कट करके भी देख रहा हूँ कि वीडियो सही से हो रहा है, आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप अभी जो भी लक्ष्य रखे हैं, आप लोगों का जो भी अपना लक्ष्य है,
हर एक चीज़ मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये भी मेरा लक्ष्य है। और देख लीजिए इसमें परेशानियाँ कहाँ से कैसे आएंगी ये नहीं पता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत मेहनत करके एक एक चीज़ को इसमें देखिए किस तरीके से मैं अरेंज करने का भी इसमें प्लानिंग किया कि कैसे अरेंज करूँगा तो बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा, अच्छे से समझ में आएगा और हर चीज़ें कवर भी होंगी। मज़े से किया, लेकिन उसके बाद जब जो प्रॉब्लम आया उससे पूरा हिम्मत टूट जाता है अंदर से। ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है, एग्ज़ाम को लेकर के, स्टडी से लेकर के, आपकी स्थिति से लेकर के, कुछ भी कहीं से भी कैसे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, आप हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसा लग रहा था कि बस अब नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। इतना ज़्यादा अंदर से आत्मा रो रहा था मेरा जब ये आठवां बार है पूरा फुल वीडियो। पता नहीं ये पहुँचेगा कि नहीं पता है मुझे अभी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे समस्याएं भी आएंगी आपके साथ, लेकिन आपको लगे रहना है किसी भी हालत में। क्योंकि देख लो, आप अगर शुरुआत किए हैं कि आपको स्टडी ही करना है और आपको इसी में अपना लाइफ बनाना है ना, तो आप पूरा जी जान से लग जाइए, क्योंकि आप बाद में आप कुछ और भी नहीं कर पाएंगे। आपको इसमें आगे रहना है। तो आपको कंटेंट अगर अच्छे से मिल रहा है, कहीं से भी जो कर सकते हैं आप वो कीजिए, लेकिन आप अपना लक्ष्य को के लिए पूरा जी जान लगाइए। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और समस्याओं के लिए पहले से माइंड में ये चीज़ रखिएगा कि समस्याएं आएंगी ही, और वो कैसे आएंगी और कब आएंगी ये किसी को कुछ पता नहीं है। बस आपको केवल आपको उस समय अपने माइंडसेट में रखना है कि आएंगी और उसे मुझे लड़ना है, उसको पार करके फिर से अपने काम में लगे रहना है। आपका ये काम है ना। तो आप जो भी देख रहे हैं, आप सबको ये चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि स्थिति कभी भी कैसे बिगड़ जाती है। चलिए, हो गया बहुत, शायद ज़्यादा ज्ञान की बातें हो जाएंगी तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, आपको सही बता रहा हूँ। तब हिम्मत नहीं होता, फिर भी एक बार और लास्ट प्रयास करता हूँ। ऐसे कर करके 8वीं बार कर रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी रहेंगे, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, किसी भी देश, हम हर कोई, है ना, इकोनॉमी से ही तो देख रहे हैं आजकल पूरा ज़िंदगी चल रहा है। तो इकोनॉमी के भी अलग अलग क्षेत्र रहेंगे, है ना। तो इनको भी हम 3 क्षेत्रों में बांटे हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर। तो इनका भी मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये क्या है, समझ रहे हैं आप, तो समझ गए होंगे कि केवल आप इतने टॉपिक को आप अभी पढ़ेंगे और आपसे कोई पूछ दे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है या प्राथमिक क्षेत्र के लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, जो भी पूछ दे आप एकदम बहुत बेहतर तरीके से उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए इसको, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र नैसर्गिक संसाधनों या नेचुरल रिसोर्सेस का प्रत्यक्ष दोहन यानी कि डायरेक्ट यूटिलाइजेशन के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है उनको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि और भी आसान भाषा में समझते हैं, और इन तीनों को मैं एक बेसिक तरीके से एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी वस्तु जो डायरेक्ट नेचर से आपको प्राप्त हो, बस उसको इतना ही बस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे खनन है, माइनिंग है, इसके बहुत से एग्जाम्पल है, पता नहीं कितने हज़ारों एग्जाम्पल होंगे। आप कैसे रटेंगे, आपको इसलिए बस इतना ध्यान में रखना है। आपको यदि ऑप्शन में आ जाता है कि कौन सी प्राथमिक वस्तुएं हैं या प्राथमिक वस्तुएं नहीं है, तो उनको कैसे डिफाइन करेंगे, बस उसके की को आप समझ जाइए। आपको नेचर से कुछ भी चीज़ें जो भी डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो सभी प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत आ रहे हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, गेहूँ उगाया। गेहूँ क्या है, डायरेक्ट एकदम गेहूँ क्या है, धरती से नेचुरल तरीके से प्राप्त हुआ।
अब हम लोग उसको क्या करें, अपने फैक्ट्री में ले गए, हमारे पास नहीं है तो किसी अगल बगल के फैक्ट्री में ले गए, वहाँ पे हमने इसका आटा बना दिया, ठीक है, या बिस्किट ब्रेड जो भी बनता है इससे बना दिए। जैसे ही वो नेचुरल से उसमें कोई भी ऐसे मॉडिफाइड किए, कोई भी इसमें वैल्यू एडिशन किए, वो हो गया द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। आपको अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, परेशान है, दिमाग ख़राब हो गया है, तो हमारे लिए क्या हो गया, चाय और बिस्किट यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये क्या क्षेत्र हुआ, जो हमारे लिए कोई सर्विस दिया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया टर्सरी सेक्टर, ठीक है, तृतीय क्षेत्र। तो अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि जब नेचर से कोई भी चीज़ डायरेक्ट प्राप्त हुआ, उसको हम क्या किए, प्राथमिक क्षेत्र में रखे, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव किया गया, द्वितीय क्षेत्र में रखे, उसका कोई सर्विस दिया, हम उसको तृतीय क्षेत्र में रखें, ठीक है। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अब जैसे कि अब पहले को मैं देख लेता हूँ, पहले एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ रहा है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि खनन, माइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें निकलती हैं डायरेक्ट प्रकृति से निकल रही हैं, वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, कृषि, है ना, कृषि संबंधित जितने भी क्षेत्र, ये सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को, है ना, जो भी वस्तु है उनमें हम लोग वैल्यू एडिशन कर दिए, यानी कि उसमें कोई ऐसा बदलाव कर दिए, वो क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र। नई वस्तुओं में परिवर्तन होने के बाद से क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। इसमें क्या क्या है देखिए, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, कुछ भी बना रहे हैं, विनिर्माण, उसको फिर से बना रहे हैं, कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, खनन, ठीक है, सॉरी, खाद्यान्न निर्माण, ठीक है, फूड मैन्युफैक्चरिंग। तो जितना भी फूड जो भी बन रहा है उसमें क्या चेंजेस आया, बस आपको इसी की को आपको पकड़ के रखना है कि उसमें कोई चेंजेस हुआ, बस वो द्वितीय क्षेत्र में आ गया। उस चेंजेस को हमारे तक कोई पहुंचाया, सर्विस, वे हो गए तृतीय क्षेत्र। अदृश्य सेवाएं, इनविजिबल सर्विसेज, क्या है ये, देखिए होटल रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए कोई सर्व करता है, यानी कि सर्विस देना। जितने भी सर्विसेज जो भी आ रहे हैं वे सभी क्या हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। देखिए परिवहन इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है, संचार, ठीक है, बैंकिंग, बीमा, बैंक में जब आप जाते हैं, खाता खुलवाना है आपको, है ना, पैसा जमा करना है, क्या सेविंग मनी, आपको कोई चीज़ दिख नहीं रहा है लेकिन आपके साथ वो काम हो जा रहा है, आपका खाता खुल गया, तो इस तरीके से कोई आपका सेवा कर रहा है, यानी सर्विस दे रहा है, तो इन सभी को हम किस में रखते हैं, तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। तो उम्मीद है, पूरा विश्वास है मुझे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप ज़रूर बताइएगा कि सच में मैं अच्छे से आपको क्लियर कर पाया कि नहीं कर पाया। आप कमेंट करेंगे तब मैं और भी सुधार करूँगा। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको जो मैं जिस टेक्निक से पढ़ा रहा हूँ उस टेक्निक से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अब अगले टॉपिक से समझते हैं, क्या है उसमें, उत्पादन के कारक, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो क्या है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें फैक्टर को समझते हैं, ठीक है, ये शब्द को समझते हैं कि कारक, कारक क्या है या फैक्टर क्या है समझाता हूँ। जैसे कि हम कोई सा भी काम करें, कुछ भी काम करें, उसके अंतर्गत कोई ना कोई ऐसा चीज़ रहता है जो उस काम को करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको, धान गेहूँ जो भी उगाना है, ठीक है, अब आपको उगाना है तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, यानी कि मानव शरीर जो कि काम कर सके, है ना, तो उसको हम श्रम में रखते हैं, है ना, लेबर। तो आपको चाहिए भूमि चाहिए, है ना, कहाँ उगाएंगे आप, तो आपको भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए। पूंजी का मतलब केवल पैसा ही नहीं है ना, इसमें पैसा भी है और साथ ही साथ आपके पास जो भी संसाधन हैं वे सभी हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास ट्रैक्टर्स हैं,
है ना। और भी ऐसे सामान जो आपको धान उगाने में उपयोग करना है ना, पैसा भी है। तो ये जितने भी ये सभी पूंजी हैं, ठीक है, तो ये पूंजी के अंतर्गत आएंगे। अब उद्यमशीलता क्या है? उद्यमशीलता का मतलब है आप रिस्क कितना लेते हैं, आप किसी चीज़ को किस तरीके से बेस्ट करते हैं, किस तरीके से उस पर काम करते हैं कि वो चीज़ आपका सफल हो जाए, वो काम आपका हो जाए, ठीक है। तो हम इसको एक तरीके से बोलते हैं कि एक अपने यदि पूछता है कि उत्पादन के कारक क्या क्या हैं। उत्पादन के कारक मतलब उत्पादन के बेस, आप किसी भी काम के पीछे जो बेस होता है ना, उसी को पूछा जाता है। तो अब से आपको याद रहेगा ना कि कोई पूछे या फिर कोई भी ऑप्शनल में भी आए कि उत्पादन के कारक निम्नलिखित में से है या नहीं है ना। तो आप उसमें आपको याद रखना है कि श्रम है, भूमि है, पूंजी है ना, और उद्यमशीलता है। तो ये समझ में आ गया उत्पादन के कारक। अब देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, हम पहले भी इसको देख चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था हमको सबको पता है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित, अर्ध विकसित, विकासशील, मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि नामों से जाना जाता है ना। फिर है समाजवादी प्रणाली। हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, मिक्स तरीके से लेकर के चला जा रहा है। मार्केट भी आगे बढ़े, लोग भी आगे बढ़ें, सरकार भी उसमें काम करे, तो इस तरीके से हम सभी को लेकर के चलते हैं। तो समाजवादी प्रणाली का मतलब यही है कि समाज को भी उसमें ध्यान में रखा जाएगा, मार्केट बढ़े लेकिन साथ में समाज भी बढ़े, ऐसा। समाजवादी प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को महत्व दिया जाता है ना। तो ये एक छोटे बेसिक, ताकि आपको ये चीज़ लगना चाहिए हमारे अंदर। देखो हम किसी चीज़ को एंडिंग कैसे करते हैं, हमारे को मूवी भी देखते हैं तो कैसा एंडिंग होता है, लगता है कि हाँ पूरा माइंड में एक चीज़ छप गया, इतना से यहाँ तक ये कहानी। तो कहानी कोई भी ऐसा ख़त्म हो ताकि माइंड में एक उसका बेस बन जाए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट ख़त्म हुआ। अचानक से अधूरा ख़त्म हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए लास्ट अब समस्याएं देखिए। समस्या में क्या है, पूंजी निर्माण की निम्न दर। हमारा भारतीय, केवल मैं ये भारतीयों का है, ठीक है, अपना भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना, केवल उसका डिस्कस कर रहा हूँ मैं। उसमें क्या है, पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है। जनसंख्या वृद्धि, ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, है ना। तकनीकी पिछड़ापन देखे हैं, विकासशील और अल्प विकसित वाला जो हम बीच में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा ये सब समस्याएं बनी हुई है। बेरोजगारी एवं गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन, असीमित आवश्यकताएं एवं सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग मतलब प्रयोग नहीं है, ऐसा है, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैं ही लिखा हूँ कि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करने, मतलब हमारे पास क्या है, वैकल्पिक संसाधनों में भी कमी है। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हमारे इकोनॉमी की क्या समस्याएं हैं, है ना, ठीक है। अब आपको यदि ये पूछा जाए कि भारतीय व्यवस्था की समस्याओं के निदान, यानी कि जो समस्या है, आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप एक चीज़ पढ़ें तो दूसरा कैसे बनेगा। समस्या है तो वही निदान भी तो है ना। जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, सॉल्व भी तो उसी को करना है। समझ में आ रहा है आपको, है ना। जो प्रॉब्लम है हम उसी को तो सॉल्व करेंगे। ये अगर प्रॉब्लम है तो हम इसी को तो सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं अगर बोलूँ कि हमारे इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे या सॉल्व कीजिए, तो किस चीज़ का सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे,
पूंजी निर्माण की निम्न दर को क्या करेंगे, उच्च दर करेंगे। जनसंख्या वृद्धि को क्या करेंगे, जनसंख्या में कमी करेंगे। कमी करने का मतलब है कि लोगों को समझाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है और जनसंख्या थोड़ा सा कम रहे, है ना, क्या हम दो हमारे दो, ऐसा टाइप का कुछ लोगो लेकर के आप समझाएंगे तो लोग समझेंगे, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे। और क्या करेंगे, इसी समस्याओं को तो आप सॉल्व करेंगे, है ना। निम्न प्रति व्यक्ति आय को क्या करेंगे, आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उच्च प्रति व्यक्ति आय में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तकनीकी पिछड़ापन से आप आगे बढ़ेंगे, नए नए तकनीकों का खोज करेंगे, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपसे, अगर आपने पढ़ा समस्या लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसका निदान क्या है, तो आप इसी को लिखिए कि पूंजी निर्माण के निम्न दर को उच्च दर करेंगे या बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे जनसंख्या वृद्धि में, कमी करेंगे, बेरोजगारी एवं गरीबी में क्या करेंगे, हाँ, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाएंगे नहीं, कमी करेंगे। औद्योगिक पिछड़ापन से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो निदान को भी आप समस्या ही निदान भी है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं जान रहा हूँ समझ गए होंगे आप, इतनी बार इसको मैं बोल दिया, ठीक है। जैसे संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग आप खोजेंगे, नए नए संसाधन और भी खोजेंगे, उनका वैकल्पिक विकल्प तैयार करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जब भी आप प्रॉब्लम पढ़ो तो समझ लो कि वो सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन में जब लिखना पड़े तो आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करके सॉल्यूशन में लिख लो। आपको उसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट वीडियो और पूरी कहानी मूवीज़ का एंड हो गया है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, सही बता रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, मेरा भी, है ना। जैसे हो सकता है आप सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको सच में एक एक चीज़ ईमानदारी से आपको कैसे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये आप ज़रूर बताइएगा। और इसमें क्या क्या किया जाए आपके लिए ये भी बताइएगा। अपना जो भी सजेशन है आप उसको भी बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगला दिन जब भी आपको वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और और एक बात और है जो मैं अभी तक बता नहीं पाया, इतने बार रिकॉर्ड कर करके थक गया हूँ कि कई बातें शायद छूट गई होंगी। तो मैं बोला था पिछले वीडियो में कि मैं 2 वीडियो एक दिन में अपलोड करूँगा, लेकिन जब मैं कंटेंट बनाने लगा तब ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत अच्छे से बनाऊँ, बहुत बेस्ट तरीके से बनाऊँ। उसके कारण से उसमें सोचने लग जाता हूँ उसको, और देख रहे हैं ना आप, एक एक छोटे छोटे टॉपिक उसको अरेंज करने में भी, उसको कैसे बेहतर बनाऊँ, ये चीज़ें था। और ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो मैं हो सकता है कि केवल एक एक वीडियो ही बनाऊँ और केवल इकोनॉमी को ही पूरा अंत तक हम इसको ही पढ़ेंगे, लेकिन पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कंटेंट रहेगा बहुत ही ऑथेंटिक रहेगा और बहुत बेस्ट तरीके से रहेगा। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, और जो चाहें आप, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इतना ज़रूर खुद पे मुझे कॉन्फिडेंस है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।